हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक ऐसा नेता जिसने सत्ता के लिए नहीं देश के लिए लड़ाई लड़ी, एक ऐसा इंसान जिसने इमरजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाकर पूरे भारत को जगा दिया। ये कहानी है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में टाइमलाइन समरी देख लेते हैं। 1902 में इनका बॉर्न होता है बिहार में, सारण डिस्ट्रिक्ट में, और 1922 में वो चले जाते हैं यूएस से फॉर हायर एजुकेशन, और वहाँ पे वो काम भी करते हैं और स्टडी करते हैं सोशोलॉजी। एंड 1929 में वो रिटर्न आते हैं वापस इंडिया में और ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। 1934 में वो क्या करते हैं, वो कांग्रेस सोशलिस्ट की स्थापना करते हैं एंड CSP। एंड 1942 में क्या करते हैं, टुक पार्ट इन क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इम्प्रिजन, और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। वो पार्ट लेते हैं महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट में। और 1954 में क्या होता है, वो रिटायर हो जाते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से एंड फोकस ऑन सर्वोदय मूवमेंट में लग जाते हैं अपने। एंड 1974 में क्या करते हैं, वो एक टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जो कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है। 1975 में उन्हें जेल में डाल दिया जाता है एमरजेंसी के दौरान। 1977 में क्या होता है, वो सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को विच डिफीटेड कांग्रेस, जो कि कांग्रेस को हरा देती है। एंड 1979 में उनकी डेथ हो जाती है पटना बिहार में। तो लोकमान्य तिलक, जिन्हें जयप्रकाश नारायण भी कहा जाता है, जिनका जन्म बिहार छपरा, और 1902 में क्या होता है, 1902 में उनका बॉर्न होता है। 1979 में उनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। जयप्रकाश नारायण वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर। वो क्या थे, एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, सोशलिस्ट थिंकर थे और गांधीजियन थे। वो गांधी जी की विचारधाराओं पे चलते थे और गांधी जी के प्रेरित होकर उन्होंने काफ़ी मूवमेंट चलाए। सर्वोदय सपोर्टर थे एंड ह्यूमनिस्ट थे एंड पॉपुलरली नॉन एज लोकमान्य, और उन्हें किस नाम से जाना जाता था, लोकनायक के नाम से जाना जाता था। एंड ही गेव एंड पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, जिसे संपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। इन 1974 उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया टोटल रेवोल्यूशन का, जिसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है 1974 में, जो कि इनके द्वारा प्रतिपादित किया। एंड कॉल फॉर पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन इन पॉलिटिक्स, और उन्होंने मांग करी कि क्या हो, पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो पॉलिटिक्स का और सोसाइटी का, इकोनॉमी का और एजुकेशन का और मोरालिटी का। तो हिज आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी, अब उनका पार्टीलेस डेमोक्रेसी आइडिया देख लेते हैं। ही बिलीव पॉलिटिकल पार्टी क्रिएटेड करप्शन, पावर स्ट्रगल, एंड सो ही प्रपोज अ मॉरल पीपल सेंटर डेमोक्रेसी। तो इसी वजह से क्या होता है, वो मानते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो करप्शन को बढ़ावा देती हैं और पावर और क्या होती है, शक्ति के लिए लगी रहती हैं। एंड सो ही प्रपोज मॉरल पीपल सेंटर डेमोक्रेसी। तो इसी वजह से उन्होंने लोगों से सेंटर डेमोक्रेसी की मांग की, जो लोगों से जुड़ी होती है डेमोक्रेसी। ट्रू फीचर, उनके द्वारा जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी के फीचर वो होने चाहिए। डिस्पर्सर ऑफ पॉलिटिकल पावर, इसका मतलब ही सपोर्टेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का बंटवारा सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। पावर का बंटवारा लोअर लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए। एंड कांस्टेंट वॉच ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बाय इलेक्टिंग बॉडीज़, और इस पर क्या होना चाहिए, जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं डेमोक्रेसी में, उन पे क्या कांस्टेंट वॉच होनी चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए। वांटेड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, और वो चाहते थे क्या, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो, जो भी इलेक्टेड मेंबर जो चुन के आते हैं, जो इलेक्शन में जीतते हैं रिप्रेजेंटेटिव। एंड जो थर्ड उनका जो है फीचर, वो है कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव इलेक्शन। उनके हिसाब से विदाउट पार्टी कंपटीशन इलेक्शन कुड बी सिंपलर एंड चीपर, और उनके इसमें ये होना चाहिए विदाउट पार्टी कंपटीशन। अगर कोई भी पार्टी का कंपटीशन नहीं हो, जो इलेक्शन क्या हो सकते हैं, उनको चीपर बनाया जा सकता है एंड सिंपल बनाया जा सकता है। तो हु रोड द बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण जी की जो बायोग्राफी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है रामनिका बेनीपुरी। ही वॉज अवॉर्डेड भारतीय रत्न इन 1999 एंड फॉर हिज लाइफ लॉन्ग सर्विस टू डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड द नेशन। तो उन्हें भारत रत्न भी मिला गया है, जो कि 1999 में है, फॉर उनके लाइफ लॉन्ग सर्विस टू डेमोक्रेसी को लेके, सोशल जस्टिस को लेके और उनके नेशन के प्रति प्रेम को लेके। तो उन्हें भारतीय रत्न भी मिला गया है जयप्रकाश नारायण को।
तो ही इन 1929 आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ही जॉइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और वो क्या होते हैं 1929 में जैसे ही वो यूएसए से वापस आते हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। 1934 में ही टुक अ लीडिंग पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और वो क्या हो जाते हैं एक फाउंडिंग मेंबर बन जाते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, विच वॉज द सोशलिस्ट विंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि ये क्या होता है एक सोशलिस्ट विंग होता है नेशनल इंडियन आईएनसी का। And between 1947 and 1953 he served as the president of All India Railwaymen's Federation AIRF। और वो क्या होते हैं 1947 से 53 के बीच में दौरान वो क्या करते हैं ऑल इंडिया रेलवेज मैन फेडरेशन के वो क्या करते हैं प्रेसिडेंट भी रहते हैं। एंड 1948 में क्या करते हैं ही टुगेदर विद मोस्ट मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फॉर्म द सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी। और वो क्या होते हैं बाकी मेंबर्स के साथ आईएनसी के वो क्या करते हैं कांग्रेस को छोड़ देते हैं और अलग पार्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है सोशलिस्ट पार्टी। इन 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय द मर्ज ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी। और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की क्या स्थापना होती है जो कि सोशलिस्ट पार्टी को मर्ज करके बनती है। एंड द किसान मजदूर प्रजा पार्टी बाद में क्या हो जाती है वो किसान मजदूर पार्टी में बदल जाती है। एंड जयप्रकाश नारायण प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इट्स फॉर्मेशन। और जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं वो इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी मर्ज जो होती है सोशलिस्ट पार्टी जो कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी बन जाती है, ये दो पार्टी आपस में मर्ज हो जाती है। एंड इन 1954 ही अनाउंस दैट ही वुड डिवोट हिज लाइफ टू द भूदान मूवमेंट। और 1954 में वो अनाउंस करते हैं कि वो अपनी जो ज़िंदगी है वो भूदान मूवमेंट में लगाएंगे। एंड दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे इन 1951। तो ये जो मूवमेंट होता है भूदान मूवमेंट वो किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है विनोबा भावे के द्वारा। लेकिन जो हमारे जयप्रकाश नारायण होते हैं वो क्या बोलते हैं अपनी लाइफ इसी मूवमेंट को दे देते हैं। एंड इन 1959 ही एडवोकेटेड द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। और वो क्या करते हैं इसकी मांग करते हैं रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की थ्रू अ 4 टायर डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर। और मतलब इसको ये भारतीय पॉलिटी को क्या करते हैं रिकन्स्ट्रक्शन की मांग करते हैं। उनके जो सिद्धांत दिया उन्होंने 4 टियर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो बताया, विलेज काउंसिल्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड स्टेट काउंसिल एंड यूनियन या नेशनल काउंसिल भी बोलते हैं। तो इसी से वो क्या करना चाहते थे इंडियन पॉलिटी को रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते थे। एंड दिस रिफ्लेक्टेड हिज सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी। तो यही शक्तियों का बंटवारा विलेज काउंसिल में विलेज में एंड डिस्ट्रिक्ट में एंड स्टेट में एंड यूनियन लेवल पे ये शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। यही उनके जो सिद्धांत है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को दिखाता है और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को दर्शाता है। इन 1974 द नाज निर्माण आंदोलन स्टार्टेड इन गुजरात अगेंस्ट द करप्शन एंड राइजिंग प्राइजेस। तो 1974 में क्या होता है नव निर्माण आंदोलन स्टार्ट किया जाता है गुजरात में करप्शन के अगेंस्ट एंड प्राइस जो राइज हो रहे थे सामानों के उसके अगेंस्ट में चलाया जाता है। इट बिकेम क्या हो जाता है सक्सेसफुल हो जाता है इंस्पायर्ड पीपल इन अदर स्टेट। तो यही आंदोलन क्या होता है सक्सेसफुल रहता है और बाकी जो स्टेट में होते हैं ये स्टेट के लोगों को प्रेरित करता है। आफ्टर दिस इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट इन बिहार इन्वाइटेड जयप्रकाश नारायण टू लीड पीसफुल एंड एंटी करप्शन मूवमेंट। जेपी एक्सेप्टेड एंड लेड द मूवमेंट देयर। और क्या होता है स्टूडेंट क्या करते हैं बिहार में एक और सेम आंदोलन चलाया जाता है। जयप्रकाश नारायण से स्टूडेंट क्या करते हैं मांग करते हैं कि वो इस आंदोलन में शामिल हो और इसी वजह से जयप्रकाश नारायण ये जो इन्विटेशन होता है एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो क्या करते हैं आंदोलन चलाते हैं। एंड 1974 ही लेड द स्टूडेंट लेड बिहार मूवमेंट अगेंस्ट द करप्शन एंड मिसरूल। अब ये क्या होते हैं इन 1974 में क्या होता है ही वो क्या करते हैं बिहार लेड मूवमेंट को वो क्या करते हैं चलाते हैं आगे जो कि करप्शन और मिसरूल के खिलाफ होता है। और इन हिज फेमस स्पीचेस ही कॉल्ड फॉर टोटल रेवोल्यूशन। और तो उनकी जो फेमस स्पीच है तो उसमें वो इस टोटल रेवोल्यूशन संपूर्ण क्रांति का जिक्र करते हैं। इसका मतलब होता है पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इकोनॉमी एंड एजुकेशन एंड मोरालिटी। तो शक्ति पीसफुल क्या ट्रांसफॉर्मेशन और राजनीति का क्या पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी का इकोनॉमी का एजुकेशन का मोरालिटी का। आफ्टर दैट द बिहार मूवमेंट बिकेम वाइडली एसोसिएटेड विद नोन एज द टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट। तो इसी वजह से सक्सेसफुल रहता है ये वाइडली एसोसिएटेड बिहार मूवमेंट जो है और इसी वजह से इसी आंदोलन को टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है जो उनकी स्पीच का एक फेमस पार्ट होता है टोटल रेवोल्यूशन। तो इसी बाद में इसी आंदोलन को टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। एंड ऑन 25 जून 1975
25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण हेल्ड अ बिग रैली एट रामलीला मैदान। और वो क्या करते हैं, जेपी क्या करते हैं, एक बड़ी रैली निकालते हैं रामलीला मैदान में 25 जून 1975 को। द रैली वॉज अगेंस्ट द रूल ऑफ इंदिरा गांधी विच मैनी पीपल कंसिडर ऑटोक्रेटिक। अब इसमें क्या होता है, अब जो ये जो रैली होती है वो निकालते हैं जो इंदिरा गांधी के जो रूल के खिलाफ, एंड विच मैनी कंसिडर्ड ऑटोक्रेटिक, जो कि इंदिरा गांधी का जो रूल था काफ़ी लोग उसे निरंकुश मानते थे, डिक्टेटरशिप मांगते थे, उसी के खिलाफ ये रैली निकालते हैं जयप्रकाश नारायण 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में। इन द रैली जेपी स्पोक अगेंस्ट करप्शन एंड मिस यूज़ ऑफ पावर। तो इसी रैली में जयप्रकाश नारायण करप्शन की बात करते हैं, मिस यूज़ ऑफ पावर का बात करते हैं, कैसे इंदिरा गांधी मिस यूज़ कर रही थी पावर का और करप्शन बढ़ता जा रहा था। एंड ड्यूरिंग द मूवमेंट the famous line of the poet रामधारी सिंह दिनकर become very popular। तो इसी मूवमेंट के दौरान क्या होती है, जो पोएम की जो लाइन होती है रामधारी सिंह दिनकर की, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है। जैसे सिंहासन खाली करो जनता आती है, ये उनके द्वारा पोएट है रामधारी सिंह की, वो इसी मूवमेंट में इनकी काफ़ी फेमस हो जाती है। इसका मतलब होता है विकेट द थ्रोन द पीपल आर कमिंग, मतलब सत्ता खाली करो जनता आती है, जनता आ रही है। एंड दिस लाइन बिकेम सिम्बॉलिक ऑफ पीपल्स पावर एंड प्रोटेस्ट। तो यही लाइन ये बाद में क्या बन जाती है, सिंबल बन जाती है लोगों की पावर का, लोगों और प्रोटेस्ट का। तो ऑन द नाइट ऑफ 25 जून 1975 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एडवाइज्ड द डिक्लेरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी अक्रॉस इंडिया अंडर आर्टिकल 352। तो इसी रात में क्या होता है, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी एडवाइस करती है प्राइम मिनिस्टर को कि प्रेसिडेंट को, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें इंडिया के अंदर, एंड जो कि आर्टिकल 352 में है। एंड इट फॉर्मली केम इनटू इफेक्ट लेट दैट नाइट। और ये क्या होती है, वो लागू हो जाती है रात में। एंड अराउंड मिडनाइट वाज पब्लिकली अनाउंस्ड ऑन 26 जून 1975। तो 26 जून को लोगों को पब्लिकली अनाउंस किया जाता है इमरजेंसी का। तो इमरजेंसी जो होती है 21 महीने चलती है, अबाउट 1 ईयर 9 मंथ्स चलती है। एंड इन 1977 मैनी अपोजिशन पार्टी केम टुगेदर एंड फॉर्म द जनता पार्टी। और 1977 में क्या होता है, काफ़ी अपोजिशन पार्टी आपस में मिल जाती है और वो जनता पार्टी की स्थापना करती है, निर्माण करती हैं। एंड दिस यूनिटी हैपन अंडर द गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन ऑफ द जयप्रकाश नारायण। तो यही जो यूनिटी जो अपोजिशन पार्टीज ने दिखाई वो जयप्रकाश नारायण की गाइडेंस और इंस्पिरेशन के दौरान होती है। Who went to restore the democracy after the emergency? जिन्होंने क्या करी, उन्होंने रिस्टोर करी डेमोक्रेसी एमरजेंसी के बाद। इन द 1977 जनरल इलेक्शन द जनता पार्टी डिफीट द इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाय इंदिरा गांधी। तो इसी वजह से एमरजेंसी की वजह से क्या हो जाता है, 1977 के जो आम चुनाव होते हैं उसमें जनता पार्टी इंदिरा INC को हरा देती है, जो कि इंदिरा गांधी द्वारा संचालित होती है। इट वॉज अ हिस्टोरिक रिजल्ट एंड बिकॉज द कांग्रेस लॉस्ट पावर एट द नेशनल लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये पहली बार ऐसा होता है इंडियन हिस्ट्री में। क्या होता है, इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस होती है वो हार जाती है पहली बार। एंड इन 1946 इन हिज आर्टिकल माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, तो उनके एक आर्टिकल है जयप्रकाश नारायण का माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, वो एक्सप्लेन करते हैं आइडिया ऑफ सोशलिज्म। ही सपोर्टेड द सोशलिज्म विद डेमोक्रेसी। तो वो आइडिया सपोर्ट करते हैं सोशलिज्म विद डेमोक्रेसी। एंड बिलीव्ड स्टेट पावर शुड बी लिमिटेड एंड डेमोक्रेटिक। जो स्टेट पावर होनी चाहिए वो लिमिटेड होनी चाहिए और लोकतांत्रिक होनी चाहिए, नॉट अथॉरिटेरियन। और क्या होनी चाहिए, निरंकुश नहीं होनी चाहिए। एंड ही वॉन्टेड द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर सोशल जस्टिस। वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए वो सोशल जस्टिस के काम करे, सामाजिक न्याय का, बट नॉट बिकम टू सेंट्रलाइज एंड डिक्टेटर। और गवर्नमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो काफ़ी सेंट्रलाइज हो जाए क्या डिक्टेटरल हो जाए, जैसे इंदिरा गांधी की हो रही थी, जिसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट भी चलाया। एंड 1921 जयप्रकाश नारायण वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड जॉइन द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन। तो 1921 में क्या होता है, जयप्रकाश नारायण इंस्पायर्ड जो महात्मा गांधी जो अपना आंदोलन चला रहे होते हैं असहयोग आंदोलन, उसको ज्वाइन कर लेते हैं जयप्रकाश नारायण। एंड जयप्रकाश नारायण वॉज कॉल्ड लोकनायक बिकॉज पीपल सो हिम एज अ लीडर ऑफ द कॉमन पीपल। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को क्या मिल जाती है, लोकनायक की संज्ञा मिल जाती है, जो कि लोगों के लिए एक लीडर होते हैं, आम जनता का लीडर। एंड मीनिंग जो होता है लोकनायक का, लोक मतलब होता है पीपल और नायक मतलब लीडर, तो लोगों का लीडर हो गया इसका मतलब। वाई गॉट दिस टाइटल, तो उन्हें ये टाइटल क्यों मिलता है, कैसे मिलता है।
ही फॉट अगेंस्ट करप्शन एंड मिसयूज़ ऑफ पावर। वो क्या करते हैं, वो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और मिसयूज़ के, जो पावर का मिसयूज़ होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। एंड द लेट द 1974 बिहार मूवमेंट कॉल द टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। और इन्होंने क्या करा, 1974 में ये बिहार मूवमेंट चलाया और टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने इसमें क्या करा, टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति की मांग करी। एंड ही डिफेंडेड डेमोक्रेसी ड्यूरिंग द एमरजेंसी 1975 एंड 77। और उन्होंने क्या करा, डेमोक्रेसी को डिफेंड करा एमरजेंसी के दौरान, क्योंकि उस समय एमरजेंसी के दौरान लोगों के जो मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे, वो छीन लिए गए थे। एंड और क्या हुआ था, फोर्थ जो हुआ था, ही वर्क फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड पब्लिक वेलफेयर। उन्होंने काम करा जस्टिस के लिए, लोगों के लिए, इक्वालिटी के लिए एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो इन्हीं 4 कारणों की वजह से उन्हें जो नाम मिला लोकनायक, एंड पीपल रिस्पेक्टेड हिम ग्रेटली, सो दे कॉल्ड हिम लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो लोग उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, वो उनके लिए एक महान नेता थे, इसी वजह से उन्हें अपना जो टाइटल मिला लोकनायक, जिसे जयप्रकाश नारायण भी कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण पूरा नाम। तो अब देख लेते हैं पार्टीलेस डेमोक्रेसी ऑफ जयप्रकाश नारायण जेपी। अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण जेपी, द पार्टीलेस डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेटिक सिस्टम वेयर द पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट कंट्रोल गवर्नमेंट एंड इलेक्शन। अभी पार्टीलेस डेमोक्रेसी का जो उनके हिसाब से जो मतलब है, डेमोक्रेटिक सिस्टम वेयर, मतलब ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास डू नॉट कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड इलेक्शन। और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करती है, इलेक्शन को कंट्रोल नहीं करती है। डेमोक्रेसी शुड वर्क थ्रू द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। ऐसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए जहाँ पे क्या हो, डायरेक्ट लोगों द्वारा पार्टिसिपेशन हो। और ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जहाँ पे सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में हो, जैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, इलेक्शन को संचालन करना। तो ऐसी मांग करते हैं कि सारी चीज़ें लोगों द्वारा संचालित होनी चाहिए और लोगों का बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए, जैसे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। एंड जेपी बिलीव्ड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफेन, जो जेपी मानते थे कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है अक्सर क्या करती है, फाइट फॉर पावर्स, सत्ता के लिए लड़ाई करती है, एंड क्रिएट डिवीज़न। और वो इसी वजह से और क्या करती है, सोसाइटी में डिवीज़न लाती है, एनकरेज करप्शन, इसी वजह से करप्शन भी हो जाता है, इग्नोर पब्लिक वेलफेयर, और पब्लिक वेलफेयर को इग्नोर करती है। सो ही वांटेड अ सिस्टम वेयर, तो इसी वजह से वो सिस्टम चाहते थे जहाँ पे क्या हो, ऑनेस्ट एंड कैपेबल पीपल बिकम लीडर। ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट और कैपेबल लीडर ही सिर्फ क्या बने, लीडर बने, सत्ता ले। एंड लीडर्स वर्क फॉर पीपल नॉट फॉर पार्टीज़, और लीडर लोगों के लिए काम करे ना कि अपनी पार्टीज़ के लिए। एंड विलेज गेट मोर पावर, ग्राम स्वराज, और विलेज को निचले लेवल पे क्या होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए लोकल लेवल पे। एंड ग्राम, जिसे इन्होंने ग्राम स्वराज बोला। एंड द सिटीजन टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, और लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्ट दिया जाना चाहिए, उनको डिसीजन मेकिंग में हिस्सा बनाना चाहिए। एंड जो फिफ्थ था, द पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन ऑनेस्टी एंड पब्लिक सर्विस, और जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए वो ऑनेस्टी और पब्लिक सर्विस पे बेस्ड होनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द गुड रिप्रेजेंटेटिव चूजन बाय पीपल विदाउट पार्टी पॉलिटिक्स। तो सिंपल वर्ड में समझे तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी का जो मतलब हो गया, गवर्नमेंट बाय गुड रिप्रेजेंटेटिव। ऐसी पार्टीलेस डेमोक्रेसी, ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे सिर्फ क्या हो, गुड रिप्रेजेंटेटिव हो, जो लोगों द्वारा चुने गए हों, विदाउट पार्टी पॉलिटिक्स के द्वारा। तो जेपीज़ लाइफ हैड वन मेजर एम, तो जेपीज़ की जो लाइफ का था एक बड़ा मेजर एम था, वो था टू बिल्ड अ न्यू सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल इक्वालिटी एंड मॉरल वैल्यूज़। एंड ही वांटेड टू रिमूव पुवर्टी, और वो चाहते थे पुवर्टी को रिमूव करना, करप्शन को रिमूव करना, एक्सप्लॉयटेशन को रिमूव करना, और इनइक्वालिटी को ख़त्म करना, एंड इनजस्टिस को ख़त्म करना सोसाइटी से। ही बिलीव दैट द फ्रीडम वॉज नॉट कम्प्लीट अनलेस कॉमन पीपल गॉट जस्टिस एंड द बेटर लाइफ। तो उन्होंने बोला कि बिलीव दैट द फ्रीडम वॉज नॉट कम्प्लीट, अगर फ्रीडम तब तक नहीं मिलेगी जब तक लोगों को, जो आम लोगों को जस्टिस नहीं मिल जाता और उनकी लाइफ जो है बेटर नहीं हो जाती, तब तक वो आज़ाद नहीं है। ही फेल्ट दैट ओनली चेंजिंग द गवर्नमेंट वॉज नॉट इनफ, सिर्फ गवर्नमेंट को चेंज कर देना सिर्फ काफ़ी नहीं है, तो द होल सिस्टम नीडेड रिफॉर्म, उनके अनुसार पूरे सिस्टम को रिफॉर्म की ज़रूरत है। देयरफॉर ही गिव द आइडिया ऑफ समग्र क्रांति, द टोटल रेवोल्यूशन, इसी वजह से उन्होंने अपना जो मोस्ट फेमस आइडिया टोटल रेवोल्यूशन को दिया, समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति। द मीनिंग ऑफ समग्र क्रांति द टोटल रेवोल्यूशन का जो मतलब है, इसको विस्तार से समझते हैं। द समग्र क्रांति मीन्स कंप्लीट चेंज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ सच एज पॉलिटिकल, मतलब लाइफ के हर फील्ड में चेंज लाना। संपूर्ण क्रांति का जो मतलब है, पहला जो है पॉलिटिकल चेंज लाना,
पॉलिटिकल चेंज जैसे कि क्लीन एंड ऑनेस्ट पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इनकम और इकोनॉमिक चेंज होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लोगों को, उनके साथ किसी भी जेंडर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जेंडर के आधार पे, रंग के आधार पे, एंड एंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म होना चाहिए, शोषण को ख़त्म कर देना चाहिए। एंड जो थर्ड है वो है सोशल चेंज, रिमूवल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, समाज से क्या रिमूव कर देना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी को। एंड एजुकेशनल चेंज आने चाहिए, बेटर एजुकेशन फॉर ऑल एंड चीपर एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब अच्छी एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए और चीपर भी। एंड द मॉरल चेंज, और जो बात करते हैं ऑनेस्टी एंड एथिकल वैल्यूज़ इन पब्लिक लाइफ, और लोगों की लाइफ में ऑनेस्टी और एथिकल वैल्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इमेज, और क्या होना चाहिए, करप्शन फ्री गवर्नेंस होनी चाहिए। तो ये सारे टोटल रेवोल्यूशन के उनके आइडियाज़ हैं। तो जेपी बिलीव दैट व्हेन ऑल दीज चेंजेस हैपन टुगेदर, उनके हिसाब से अगर ये सारे चेंज आपस में एक साथ होते हैं तो सोसाइटी वुड बिकम फेयर एंड स्ट्रॉन्ग, और सोसाइटी क्या बन जाएगी, बिकम काफ़ी ज़्यादा फेयर, साफ़ सुथरी और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो इसी वजह से इन 1934 जेपी अलॉन्ग विद आचार्य नरेंद्र देव अदर कलीग्स, तो इसी वजह से 1934 में आचार्य नरेंद्र देव के साथ जेपी ने और अदर कलीग्स को मिला के हेल्प स्टैब्लिश्ड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जयप्रकाश नारायण अपने आचार्य नरेंद्र देव और बाकी अदर कलीग्स के साथ कांग्रेस के अंदर एक स्थापना करते हैं अलग पार्टी की, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP की। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन में समझे थे, जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड एज अ सोशलिस्ट ग्रुप इनसाइड द कांग्रेस। तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो फॉर्म्ड की गई, जो कि एक सोशलिस्ट ग्रुप था इन कांग्रेस के अंदर। इट्स एम वॉज टू प्रमोट सोशलिज्म, वर्कर्स राइट एंड पीजेंट वेलफेयर एंड द इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो ये जो बनाई गई थी पार्टी, इसका जो एम था सोशलिज्म लाना, वर्कर्स को राइट दिलाना, पीजेंट के वेलफेयर के बारे में सोचना, किसानों के वेलफेयर के बारे में, एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और आर्थिक रूप से क्या लाना, इक्वालिटी लाना। एंड जेपी बिकेम वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर, और जयप्रकाश नारायण क्या होते हैं, वो इसके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नेता बन जाते हैं इसी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। ड्यूरिंग हिज स्टे इन यूनाइटेड स्टेट 1922 से 1929 के बीच वो यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं। इसी दौरान क्या होता है, जेपी स्टडीड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियाज़ डीपली, और जेपी क्या करते हैं, वो पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक आइडियाज़ को डीपली स्टडी करते हैं। एट दैट पॉइंट एंड टाइम ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट ऑफ, और तो इसी वजह से वो क्या होते हैं, इसी टाइम वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कार्ल मार्क्स के आइडिया से, व्लादिमीर लेनिन के आइडिया से, एम.एन. रॉय के आइडिया से। ये सारे क्या हैं, ये सोशलिस्ट थिंकर हैं। तो इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा US में रह के इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, उनके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इनके थॉट्स के। एंड जेपी वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ भगवद गीता, स्पेशली द मैसेज ऑफ सेल्फलेस एक्शन, कर्म करो, डू योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट। तो जयप्रकाश नारायण क्या हो जाते हैं, जयप्रकाश नारायण वो इंस्पायर्ड रहते हैं काफ़ी भागवत गीता से भी, स्पेशली जो भागवत गीता में मैसेज दे रखा है सेल्फलेस एक्शन, मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो डू योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट, तो मतलब अपनी ड्यूटी करते रहो, रिजल्ट की परवाह मत करो, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। आफ्टर द 1940s द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी, जेपी ग्रेजुअली मूव्ड अवे फ्रॉम स्ट्रिक्ट कम्युनिज्म एंड मार्क्सिज्म एंड बिकम क्रिटिक्स ऑफ इट्स अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप मेथड। तो इसमें 1940 में के दौरान क्या होता है, वो महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और जेपी ग्रेजुअली मूव्ड अवे फ्रॉम स्ट्रिक्ट कम्युनिज्म एंड मार्क्सिज्म, तो मार्क्सिज्म से क्या हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाते हैं, एंड बिकेम क्रिटिक ऑफ इट्स अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप मेथड। तो इसी वजह से क्या होता है, वो जो मार्क्सवादी जो कम्युनिज्म आइडिया है उसको वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये कहकर वो इसमें कुछ डिक्टेटरशिप मेथड होते हैं। एंड फॉर्म 1951 ऑनवर्ड्स, और क्या होता है 1951 से क्या होता है, जेपी इन्फ्लुएंस बाय भूदान आंदोलन एंड ग्रामदान मूवमेंट लेड बाय विनोबा भावे। और ये बात ध्यान वाली है कि जो भूदान आंदोलन होता है, ग्रामदान आंदोलन होता है, जो कि विनोबा भावे द्वारा चलाया जा रहा होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं और अपनी लाइफ को क्या करते हैं, वो योगदान दे देते हैं इसी मूवमेंट के दौरान 1951 से। एंड उनके द्वारा कुछ मोस्ट फेमस किताबें लिखी गई हैं। जो पहली बुक है वो है वाई सोशलिज्म, जो कि 1936 में लिखी गई। एंड जो सेकंड किताब है आ प्ली फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, जो कि 1959 में लिखी गई। एंड जो थर्ड किताब है सोशलिज्म सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी, जो कि 1964 में लिखी गई। एंड जो फोर्थ किताब है प्रिजन डायरी, जो कि 1976 में लिखी गई। एंड जो फिफ्थ किताब है टूवर्ड्स द टोटल रेवोल्यूशन, जो कि 1978 में लिखी गई। और जो सिक्स्थ किताब है माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म,
इनके द्वारा ये किताबें लिखी गई हैं। एंड जयप्रकाश नारायण's प्लान ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो अब देख लेते हैं जयप्रकाश नारायण का जो प्लान था रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी का, वो क्या था। दे रिफ्लेक्टेड हिज प्लान टू रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड स्वराज फ्रॉम बिलो। तो वो चाहते थे स्वराज जो होना चाहिए वो नीचे से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ही वांटेड टू रिवाइव स्वराज फ्रॉम द बिलो। इसका मतलब हो गया, जो इसका मतलब है वो है जेपी बिलीव्ड रियल डेमोक्रेसी शुड स्टार्ट फ्रॉम विलेज। जो सच में जो सचमुच जो रियल डेमोक्रेसी जो ट्रू डेमोक्रेसी होगी वो विलेज लेवल से स्टार्ट होगी और लोकल कम्युनिटीज से स्टार्ट होगी, नॉट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टार्ट नहीं होगी, वो ग्रास रूट लेवल से होगी। एंड पावर शुड बी राइज फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, और जो पावर होगी वो बॉटम से ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसी वजह से वो पहला इनका जो प्लान था वो ये था रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी का। एंड जो सेकंड जो प्लान था, द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वुड बी द ग्राम पंचायत। मतलब ही कंसीडर ग्राम पंचायत एन इम्पॉर्टेंट लोकल गवर्नेंस बॉडी फॉर विलेज। वो मानते थे ग्राम पंचायत जो है एक इम्पॉर्टेंट लोकल गवर्निंग बॉडी है विलेज के लिए, विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंड डेमोक्रेसी के लिए। एंड जो थर्ड है वो है ग्राम सभा वुड एक्ट एज द बेसिस ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। और जो जेपी स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं ग्राम सभा को, ऑल अडल्ट विलेजर्स जो भी होंगे एज द रियल फाउंडेशन ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। और वो भी जितने भी गांव के जो भी अडल्ट होंगे वो क्या होंगे, रियल फाउंडेशन और वो होंगे डेमोक्रेसी के। एंड जो फोर्थ है वो है दिस वुड इन्वॉल्व इस्टेब्लिशिंग एन ऑर्गेनिक लिंक अमंग द डिफरेंट यूनिट ऑफ पंचायत राज। मतलब ही वांटेड विलेज ब्लॉक्स डिस्ट्रिक्ट एंड हायर लेवल्स ऑफ पंचायत राज टू बी कनेक्टेड इन अ कोऑर्डिनेटेड डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो इसमें होने चाहिए ही वांटेड, मतलब जो होनी चाहिए विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट और हायर लेवल ऑफ पंचायत राज को भी आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, और जो कि क्या करते हैं कोऑर्डिनेटेड विद डेमोक्रेटिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इन हिज अर्ली लाइफ जेपी influenced by Karl Marx and accepted Marxism as an important form of socialism। तो इसी वजह से उनकी जो शुरुआती लाइफ होती है वो कार्ल मार्क्स के आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं, मार्क्सिज्म को, और बाद में क्या हो जाते हैं इसके क्रिटिक बन जाते हैं। एंड ही बिलीव सोशलिस्ट आइडियाज़ लाइक इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक जस्टिस वर यूजफुल फॉर इंडिया। तो वो मानते थे जैसे कि जो सोशलिस्ट विचारधारा में होता है इक्वालिटी और इकोनॉमिक जस्टिस, ये क्या होते हैं इंडिया के लिए काफ़ी यूजफुल थे उनके अकॉर्डिंग। फॉर जेपी सोशलिज्म मीन्ट सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। तो जेपी के हिसाब से सोशलिज्म समाजवाद क्या है, सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक फ्रीडम है। एंड लेटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी ही अपोज द वायलेंस एंड सपोर्टेड पीसफुल डेमोक्रेटिक मेथड। तो अब क्या होता है बाद में क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी, जैसे ही वो महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस में आते हैं, ही अपोज वायलेंस, और वो क्या करते हैं वायलेंस का काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हैं। एंड सपोर्टेड पीसफुल डेमोक्रेटिक मेथड, जैसे गांधी जी पीसफुल मेथड, जैसे हम आंदोलन चलाते थे पीसफुली, तो वो वैसे मेथड अपना लेते हैं। एंड जेपी सर्वोदय, मतलब जो होता है जेपी के, अब सर्वोदय का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जिसका मतलब होता है सर्वोदय मीन्स वेलफेयर फॉर ऑल। तो फोकस ऑन 4 पॉइंट। तो इनका जो सर्वोदय का आइडिया है वो 4 पॉइंट्स पे डिपेंडेंट है। पहला है प्योरिटी ऑफ मास, प्योरिटी ऑफ मीन्स मतलब साधनों की पवित्रता। गुड गोल शुड बी अचीव थ्रू ऑनेस्ट एंड मॉरल मेथड। तो अच्छे जो गोल्स हैं सिर्फ अच्छे ऑनेस्ट मॉरल मेथड से ही गेन किए जा सकते हैं। एंड जो सेकंड है वो है सुप्रीमेसी ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, मानवीय मूल्यों की सर्वोपरिता, मतलब ह्यूमन डिग्निटी ट्रूथ जस्टिस एंड मोरालिटी आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इनके हिसाब से जो ह्यूमन डिग्निटी ट्रूथ एंड जस्टिस मोरालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड है वो है फेथ इन पीपल्स पावर। तो सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी कम थ्रू द स्ट्रेंथ एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। और जो फेथ इन पीपल पावर, तो वो मानते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी कम थ्रू द स्ट्रेंथ एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। वो मानते थे कि सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो सकती है जब लोग बढ़ चढ़ के भाग ले और लोगों के हाथ में रहे पावर। एंड जो फोर्थ पार्ट है वो है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू विलेज एंड लोकल इंस्टीट्यूशन। और पावर का बंटवारा क्या होना चाहिए, विलेज लेवल पे होना चाहिए, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। एंड नॉट दीज 4 आर द ट्रू एसेंस एंड रिप्रेजेंट जेपी सर्वोदय थिंकिंग। तो ये मानने की बात है, ये 4 आइडिया जेपी के क्या दिखाते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं जेपी के सर्वोदय आइडिया को। तो
तो आइडिया ऑफ एक्सप्रेस्ड इन माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म 1949, तो उनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म 1949 में। तो उसमें वो आइडियाज़ देते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग थ्रू ग्राम पंचायत, वो कोऑपरेटिव फार्मिंग की मांग करते हैं। द फार्मर्स ऑफ द विलेज शुड कल्टिवेट टुगेदर इंस्टेड ऑफ फार्मिंग सेपरेटली, और जितने भी फार्मर्स होने चाहिए ग्राम पंचायत के, उन्हें आपस में, जितने भी फार्मर्स होने चाहिए विलेज के, उन्हें एक ही के खेती करनी चाहिए, एक ही साथ खेती करनी चाहिए, ना कि अलग अलग खेती करनी चाहिए। तो स्टेट ओनरशिप एंड मैनेज्ड बाय द हैवी इंडस्ट्री, तो इसमें बोलते हैं ही बिलीव कि हैवी इंडस्ट्री शुड बी रिमेन अंडर द स्टेट कंट्रोल फॉर द पब्लिक वेलफेयर, और जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, स्टेट के कंट्रोल में होनी चाहिए, ना कि प्राइवेट लोगों के पास। एंड द थर्ड वो बोलते हैं द स्मॉल इंडस्ट्री अंडर प्रोड्यूसर्स कंट्रोल, और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए फेवर डिसेंट्रलाइजेशन लोकल कंट्रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, और जितनी भी होनी चाहिए ही फेवर डिसेंट्रलाइजेशन, उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की मांग करी, और लोकल कंट्रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और लोगों के, प्राइवेट लोगों के हाथ में होनी चाहिए जितने भी छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो उनके द्वारा ये कहा गया है। एंड फोर्थ जो है रोल ऑफ द स्टेट शुड बी लिमिटेड, और जो स्टेट का रोल होना चाहिए लिमिटेड होना चाहिए, मतलब जेपी सपोर्टेड कंट्रोल इन मेजर सेक्टर। जेपी ने बात करी है कि सरकार कुछ हस्तक्षेप कर सकती है मेजर सेक्टर में, बट ही डिड नॉट वांटेड एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, वो लेकिन एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन नहीं चाहते। ही वांटेड अ बैलेंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन स्टेट रोल, और वो चाहते हैं जो स्टेट और जो है लोकल बॉडीज़ में क्या हो, जो पावर हो बैलेंस तरीके से मेंटेन रहे, ना कि स्टेट जब ये सेंट्रल लेवल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। अब देख लेते हैं जेपीज़ व्यूज़ ऑन ह्यूमन नेचर। अब जेपीज़ के व्यूज़ देख लेते हैं ह्यूमन नेचर को लेके। जेपीज़ गेव अ बैलेंस व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। ही बिलीव दैट अ पर्सन इज़ नॉट कम्प्लीटली गुड और कम्प्लीटली बैड बाय नेचर। तो जेपी के अकॉर्डिंग जो इंसान होता है, एक पर्सन होता है, वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से अच्छा भी नहीं होता और पूरी तरीके से बैड भी नहीं होता। तो हिज मेन आइडिया, जो उनके मेन आइडिया है, ह्यूमन बींग्स आर नॉट ओनली गुड और इवल। जो ह्यूमन बींग आते हैं सिर्फ अच्छे और बुरे नहीं होते। अ पर्सन शुड हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटी। एक पर्सन के अंदर क्या होती है, दोनों क्वालिटी होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है उनके अकॉर्डिंग। तो ह्यूमन नेचर इज शेप्ड बाय नेचर्स एंड सोशल फैक्टर। जो ह्यूमन नेचर है, एक पर्सन का जो बिहेवियर होता है डिपेंड ऑन बर्थ टेंडेंसीज। जो उसकी बर्थ टेंडेंसी, उसकी फैमिली ने उसे कैसा पाला है, एजुकेशन उसे कैसी मिली है, सोसाइटी में वो कैसा उसका स्टेटस है, एनवायरनमेंट से उससे क्या होता है, उसका बिहेवियर चेंज होता है इन सब सारी चीज़ों से। एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज थ्रू एफर्ट। और ह्यूमन बिहेवियर क्या इन सारी चीज़ों से चेंज किया जा सकता है विद प्रॉपर एजुकेशन, डिसिप्लिन एंड मोरल वैल्यूज, सोशल रिफॉर्म्स एंड अ पर्सन कैन इम्प्रूव। तो इन्हीं सारी चीज़ों से क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों से क्या हो सकता है, एक पर्सन को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जेपी क्रिटिसाइज बोथ कैपिटलिज्म एंड रिजिड सोशलिस्ट सिस्टम। तो जेपी जो है क्रिटिसाइज करते हैं कैपिटलिज्म को एंड रिजिड सोशलिस्ट सिस्टम को, बिकॉज दे ऑफन ट्रीट ह्यूमंस लाइक मशीन्स एंड इग्नोर देम फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड क्रिएटिव। तो जो जेपीज होते हैं वो कैपिटलिज्म और रिजिड सोशलिज्म को क्या करते हैं, नकारते हैं, क्योंकि वो ह्यूमंस को कैसे ट्रीट करते हैं, एक मशीन की तरह, और उनकी फ्रीडम को इग्नोर करते हैं और डिग्निटी को और क्रिएटिविटी को, इन सबको मारते हैं। इसी वजह से वो कैपिटलिज्म और रिजिड सोशलिज्म सिस्टम को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ही बिलीव्ड वर्क शुड हेल्प अ पर्सन ग्रो एज ह्यूमन बीइंग, नॉट जस्ट मेक देम अर्न मनी। तो ह्यूमन बीइंग, उनका मानना था वर्क ऐसा होना चाहिए जो इंसान को ग्रो करे, ना कि सिर्फ उन्हें पैसे कमाने के लिए प्रोत्साहित करे। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी बट ही वॉज द शार्प क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो क्या करते हैं, वो डेमोक्रेसी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट होता है डेमोक्रेसी का। तो जेपी क्रिटिसाइज द इलेक्शन सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट एज डिस्टॉर्टेड एंड एक्सपेंसिव। तो उन्होंने क्या बोला, इलेक्शन सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको क्रिटिसाइज करा, उसे एक्सपेंसिव बताया। ही बिलीव इलेक्शन ऑफन इन्वॉल्व। तो वो मानते थे कि इलेक्शन से क्या होता है, एक्सेसिव मनी पावर एंड मतलब मनी पावर काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होती है, पैसा वेस्ट होता है, करप्शन, उससे करप्शन आती है, पार्टी के बीच राइवलरी बढ़ जाती है, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ
ग्रुप्स, और इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्थी ग्रुप्स का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उन पे, वो खरीद लेते हैं वोटर्स को पैसों के थ्रू। एंड वीक कनेक्शन विद रियल पब्लिक वेलफेयर, और वीक कनेक्शन हो जाता है विद रियल पब्लिक वेलफेयर, और मतलब क्या हो जाता है, वो लोगों की जो रियल वेलफेयर होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ही सपोर्टेड क्लीनर एंड मोर पीपल सेंट्रिक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, मोर सेंट्रिक पीपल गवर्नमेंट चाहते हैं जो सिर्फ लोगों द्वारा डायरेक्टली चुनी जाए। एंड जेपी बिलीव्ड सामुदायिक प्रजातंत्र, वो क्या बोलते हैं, कम्युनिटी डेमोक्रेसी की मांग करते हैं। वॉज द बेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉर इंडिया, वो बोलते हैं कम्युनिटी डेमोक्रेसी बेस्ट रहेगी इंडिया के लिए, क्योंकि क्यों रहेगी, ही वांटेड पावर इन विलेज एंड लोकल कम्युनिटीज़, वो चाहते थे जो पावर है विलेज लेवल पे रहे, लोकल कम्युनिटीज़ के पास रहे। एंड डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, और लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रहे पॉलिटिक्स में और डिसीजन मेकिंग में। लेस सेंट्रल कंट्रोल, और जो सेंट्रल कंट्रोल लेस हो, पावर क्या हो ग्रास रूट लेवल पे भी डिसेंट्रलाइज हो। एंड कॉपरेशन अमंग पीपल, और लोगों के बीच आपस में क्या हो, कॉपरेशन हो, सहयोग हो। तो दैट्स इट गाइज, हमने पढ़ा जयप्रकाश नारायण के बारे में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।